last class we understand about the national housing banks and about the urban and rural areas mindset and how they both are different in the concept of the product, in the concept of the culture, in the concept of the economy, okay, in the concept of education and all. Today we are going to complete a topic that is EXIM policy, export and import policy. What for what purpose this policy is made and how it is working in India and what are the various objectives of EXIM policy. We are going to complete it in today's class. ठीक है, so EXIM policy क्या है इसको देखते हैं. सबसे पहली बात कि जो आपका EXIM policy है उसको हम foreign trade policy भी कहते हैं. Foreign trade policy, that is also known as EXIM policy, export import policy. इसको बेसिकली 1992 में एक रेगुलेशन एक्ट बना था जिसका नाम था फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में एक एक्ट आया, उसके बाद EXIM पॉलिसी को लाया गया. नाम से ही क्योंकि पता लग रहा होगा कि दिस इज बेसिकली वर्क फॉर द ट्रेडिंग पर्पस. ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या मतलब होता है. जब भी हम कभी भी कोई ट्रेड यानी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कहां से, इंटरनेशनल बाउंड्री से या फिर अपने बाउंड्री को क्रॉस करके, सो दैट इज बेसिकली हियर दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. अब यहाँ पर दो तरीके से ट्रेडिंग होती है. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम यहाँ इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर, जैसे मान लीजिए यूएसए में, जापान में, दुबई में भेजते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट. उसको कहते हैं एक्सपोर्ट. जब यहाँ से सामान जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, और उसको हिंदी में बोलते हैं निर्यात. वहीं इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट. जब हम इंडिया में कोई प्रोडक्ट, मतलब अपने डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री जो मेरा होम कंट्री, जैसे हम लोग का होम कंट्री क्या है, इंडिया. तो जैसे इंडिया में जब हम कोई दूसरे कंट्री से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को सप्लाई करवाते हैं, यानी वहां से खरीदते हैं, यानी परचेज करते हैं और अपने कंट्री में उसको एंट्री देते हैं, अपने कंट्री में मंगवाते हैं, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट, जिसको हम कहते हैं आयात हिंदी में. ठीक है, सो यहाँ पर हम बात उसी चीज की कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली उसी को हम क्या कहेंगे, आपका इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम. और इसी ट्रेडिंग सिस्टम को बेसिकली अरेंज करना, मैनेज करना, इसी के लिए इंडिया में क्या लाया गया, EXIM पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, और जिसका एक और नाम है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. यहां तक सबको समझ में आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है. अच्छा, मुझे कोई बताओ कि एक्सपोर्ट इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होता है आउट ऑफ कंट्री. कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताओ मुझे. ज्यादा होता है, स्पाइसेस होते हैं, और वीट होता है, फूड ग्रेन्स होता है, स्पाइसेस होते हैं. और अभी भी लेटेस्ट में नॉर्थ ईस्ट का पहली बार वहाँ का मिर्ची भी जा रहा है. क्या जा रहा है, स्पेशलिटी को जानने के लिए एक टैग मिलना शुरू हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जिसको कहते हैं, GI टैग. तो बिहार में पता है कितने, कहाँ पर किसको मिला हुआ है GI टैग. मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है GI टैग, क्योंकि यहीं से ओरिजिन है उसका. और आपका मखाना को मिला हुआ है, मखाना. और आपके बनारसी जो भागलपुरी सिल्क है ना, उसको भी मिला हुआ है. तो बहुत सारी चीजों को GI टैग है. कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है उसका क्या वर्क है. ठीक है, सो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो 1992 में एक एक्ट आया था जिसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंडर में इसको बेसिकली रेगुलेट किया जाता है. मतलब रेगुलेशन जो है बेसिकली रेगुलेट इसी एक्ट के अंडर में किया जाता है, किसको, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. जो EXIM पॉलिसी है बेसिकली अगर हम बोले तो EXIM पॉलिसी से सब लोग सुन लो, EXIM पॉलिसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, जस्ट रिमेंबर इट. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के. सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. मतलब वही फैसिलिटेट करना, मैनेज करना. फॉरेन ट्रेड एक्ट जो है वो बेसिकली अभी फिलहाल, मतलब फॉरेन ट्रेड जो एक्ट है वो
किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट का बेसिकली रिप्लेसमेंट है फॉरेन ट्रेड एक्ट, बट इसको इतना याद मत करो, छोड़ो इसको, बस ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम बढ़ते हैं बिकॉज ज्यादा एक्ट से वगैरह याद होगा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एग्जाम पॉलिसी का इंडिया में, उसके लिए थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे फर्स्ट लिखिए, अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इज सुटेबल फॉर इंडिया? ज्यादा एक्सपोर्ट करना इज सुटेबल और ज्यादा इंपोर्ट करना इज सुटेबल फॉर द इंडियन इकोनॉमी? ज्यादा एक्सपोर्ट करना। ज्यादा एक्सपोर्ट करना? But Why? it can't Yes, be ma'am. true, मैम, क्योंकि हो ही नहीं सकता, इतना पॉपुलेशन है कि वो भी एक बड़ा डिमांड है। एक्सपोर्ट अगर हम इंडिया से ज्यादा तो करें, मैन्युफैक्चर ज्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर पाएंगे। वेरी गुड। तो इसका टोटल असर, आपका पॉजिटिव असर आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पड़ेगा, आपके नेशनल इनकम पे पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जब हम ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी भी, हमें इनकम, हमारा फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा ना। तो Yes, ma'am. आरबीआई तो खैर, आरबीआई तो दो ही चीज का स्टॉक रखता है, एक फॉरेन करेंसी का और एक गोल्ड का, पता होगा आप लोग सबको। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन शॉर्ट कि फॉरेन करेंसी भी हमारे ज्यादा हमारे पास आएगा, तो हमारा बेसिकली करेंसी का वैल्यू दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होने के चांसेस, अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ज्यादा इनकम होगा कंट्री में, ठीक है, और ज्यादा ट्रेडिंग में आपके लोग इन्वॉल्व होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एक्सपोर्ट इज द बेटर ऑप्शन टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बट स्टिल द इंडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टिंग सम आइटम्स, एंड व्हाट आर दोज आइटम्स? जैसे पेट्रोल इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है, पता होगा आप लोगों को ये सारी चीजें। यस मैम। गोल्ड, पेट्रोल, मशीन्स वगैरह भी इंडिया में आते हैं, इंपोर्ट होते हैं। सो वी कैन से दिस लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बेसिकली ये पॉलिसी चलता है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जिम पॉलिसी का, इसको लिखिएगा और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। व्हाई? बिकॉज इसमें कुछ थोड़ी से टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो हो सकता है दिक्कत आए, तो मैं समझाऊंगी। इसको लिखिए पहले, टू प्रमोट लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसी लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट जो आएगा ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट परसिस्टेंट ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट एग्जिम पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट persistent growth in exports to acquire a share of at least 1% of international merchandise trade, to promote persistent growth in exports to acquire a share of at least 1% of international merchandise trade. इसका कहने का मतलब ये है कि एग्जिम पॉलिसी ने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि कम से कम इंडिया जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 1% तो कम से कम एक्सपोर्ट करे। मतलब जितना शेयर है ना, उसमें 1% हिस्सेदारी हर एक जगह के एक्सपोर्ट में किसका होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी को मैं फिर से फर्स्ट पॉइंट को दोहरा रही हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट persistent growth in exports to acquire a share of at least 1% of international merchandise trade। यानी इंटरनेशनल में जो भी गुड्स वगैरह जो भी बेसिकली एक्सपोर्ट कर सके हम, 1% कम से कम हम लोग का क्या होना चाहिए उसमें? कंट्रीब्यूशन। 1% जो क्या होना चाहिए हम लोग का? कंट्रीब्यूशन। 1% हम लोग उसमें हिस्से में होने चाहिए, इंडिया, ठीक है। पूरे शेयर में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के पूरे शेयर में, इंटरनेशनल ट्रेड में 1% हिस्सा किसका होना चाहिए? इंडिया का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव? राइट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसी? टू encourage stable economic expansion by offering
by offering access to access कहते हैं access to necessary capital goods to encourage stable economic expansion by offering access to necessary capital goods, raw materials, intermediate product, consumables, installations, and elements essential for providing services and expanding production to encourage stable economic expansion by offering access to necessary capital goods, raw material, intermediate products, consumables, installations, and elements essential for providing services and expanding production. अभिजीत वाला जो लाइन था that works in this point. बेसिकली हम लोग को इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए यानी इकोनॉमिकली इफ यू वांट टू बिकम वास्ट हमें इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर करने के लिए एग्जिम पॉलिसी इज आल्सो वर्किंग फॉर दिस एंड व्हाट दे आर डूइंग दे आर बेसिकली अलाउइंग एंड दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द वेरियस टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सके कैपिटल गुड्स बेसिकली हम एक्सेस कर पाए कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह रॉ मटेरियल्स को साथ में सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमेबल्स इंस्टॉलेशन ये सारी चीजें हम कर पाए ताकि हमारा प्रोडक्शन का जो सिचुएशन है यानी हमारी जो इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो सके so in short we can say that if the production is not increased how we can able to export is something when we have surplus जब हमारे पास कुछ चीज ज्यादा है हमारे पॉपुलेशन के अलावा पॉपुलेशन का पूरा डिमांड फुलफिल करने के बाद भी इफ वी हैव मोर प्रोडक्ट देन वी आर डूइंग द एक्सपोर्ट ना so for promoting the export the first thing we have to do that we have to basically increase the production and for helping in the full production process and for increasing the productivity what the export import policy is doing that they are basically providing the excess of the capital goods installation semi finished products okay so these are done by the EXIM policy or managed by the EXIM policy they are encouraging the manufacturers next one the third objective क्या है third objective क्या है ये सारी EXIM पॉलिसी की बता रही हूँ one more thing is there that is EXIM bank अब EXIM bank क्या करता है I will tell you about it as so the third objective of EXIM policy is to improve the technological potency and productivity of Indian agriculture to improve the technological potency and productivity next चले थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या वो देखते हैं to improve the technological potency and productivity of Indian agriculture companies and services to improve the technological potency and productivity of Indian agriculture companies and services thus enhancing मतलब इसको रहने दो बस सर्विसेज तक लिख लो बस इसको मैं समझा देती हूँ एक बार basically the EXIM policy is also working for improvement of the technology not on in the manufacturing sector but they want the improvement in agriculture sector and services the question is that why because we all know that in the global market अब इंडिया का मार्केट इंडियन मार्केट नहीं ग्लोबल मार्केट
ठीक है, because of the e-commerce, because of the technology, because of the digital media. Now we all know that nowadays the Indian market is not the Indian market, but now it is a part of the global market. So if you want to be in the market, you have to provide the better goods and services. अगर आपने अच्छा good service नहीं provide किया, the consumer is going to move toward the other brand, दूसरे brand की तरफ move कर जाएंगे. तो यहाँ कंपटीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, efficiency and productivity को increase करने के लिए, what we want a proper technology. So the exam policy is not only working for the providing the working like a support system for the industries, but they are also working for improvement of the technology. In which sections or in which sector? Agriculture sector, service sector, manufacturing sector, so that it able to improve the competitive power, competitive place, and for creating the better fresh employment opportunities. ठीक है, and it also help to acknowledge, मतलब आपको एक और चीज में हेल्प करेगा आपकी टेक्नोलॉजी, that it help you to basically position your brand in the global market. यानी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को लोग जानना शुरू करें, मार्केट में कंपटीशन में आप बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पर रहो, एक प्लेस बनाओ, एक कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाओ. इसके लिए यू हैव टू बी विद द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. ठीक है, तो यहाँ अपग्रेडेशन जो है टेक्नोलॉजी का, उस पे भी एग्जाम पॉलिसी इज वर्किंग. क्लियर हो गया? तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया. फोर्थ वन इज, फोर्थ एग्जाम पॉलिसी के अंडर में कुछ और भी टर्म्स हैं. फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं. व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव? So the fourth objective is to supply consumers with fine condition goods and services at globally competitive rates. To supply consumers with fine conditions, goods and services at globally competitive rates. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि एग्जाम पॉलिसी सिर्फ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब के अलावा भी वो एक और चीज कमिट करता है कि जो भी प्रोडक्ट बने वो प्रॉपर कंडीशन में, सर्विस प्रोडक्ट जो भी है, प्रॉपर कंडीशन में वो कंज्यूमर तक पहुंचे और बेटर, लो और कॉम्पिटिटिव रेट में वो पहुंच पाए. कहां तक? कंज्यूमर तक. ठीक है. सो मतलब गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मतलब ऑब्वियसली अगर आपका गुड जो है वो डैमेज होगा या कुछ भी होगा तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन अ रॉन्ग वे, राइट? सो दैट ऑल्सो बेसिकली इंश्योर दैट आपका जो गुड्स और सर्विस है दैट विल बी रीच टू द कंज्यूमर इन द प्रॉपर वे एंड विद द इकोनॉमिकल प्राइस और इन द कॉम्पिटिटिव प्राइस. तो ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव थे किसके? आपके एग्जाम के. पहला तो ये कि आपको अपना इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस बनाना है. लगभग एटलीस्ट 1% तो आप ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर या कंक्वेयर करो ही करो, है ना. सेकेंड क्या है कि आप इस चीज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कैसे रेडी होंगे? जब आप प्रोडक्शन हाई करेंगे. सो वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव और प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट व्हिच इज बेसिकली ऑब्वियसली जिसका जरूरत है आपके किसमें? प्रोडक्शन में. मशीनरीज, ठीक है, मशीनरीज होना चाहिए. आपका कैपिटल गुड्स जो भी है, कैपिटल गुड्स होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर्स अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है. साथ साथ में आपका जो एक और है कि आप टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव रहिए ताकि कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसमें यू आर एबल टू सस्टेन, है ना. So we have to be technologically upgraded, not in the manufacturing sector, but in the agriculture and service sector. That will work in the 2 way. That is going to improve the employment opportunity, and that is also able to improve the
place of India in the world. That will be helpful for making a proper and positive image of India in the world. ठीक है? And साथ साथ whatever the companies and the manufacturers are making, what we have to do, we have to provide the goods and services in the proper form to the consumers. It means that we have to provide the goods and services to the consumers. ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव रेट में होना चाहिए, लो रेट में ना होना चाहिए, एक्सट्रीम हाई नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसी. ना एक और चीज आता है, दैट इज एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया. एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ एग्जिम बैंक जो है आपका, वो क्या काम करता है? 1982 में जो एग्जिम बैंक था उसको स्टैब्लिश किया गया. इन 1982 द एग्जिम बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड and it was started the taking the responsibility. मतलब 1982 में एक और भी कोई आया है, कौन आया है बताओ जरा मुझे, कौन सा बेसिकली आपका बैंक आया था 1982 में? आबाद. वेरी गुड. सो यहाँ पर जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया है, बेसिकली इसको 1982 में लाया गया, स्टैब्लिश किया गया, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ग्लोबल फाइनेंस ब्रांच जो थी, वो आपकी कौन थी? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली गिविंग द मॉनेटरी सपोर्ट टू द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. मतलब द मेन पर्पस ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज टू द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स. राइट. सो जो एग्जिम जो है आपका, एग्जिम जो बैंक है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसने मतलब ये हाउ दे आर वर्किंग. तो लगभग जो आपका यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये सब की तो जरूरत नहीं कि 17 इसके डायरेक्टर्स हैं, ये सब सिडबी याद आ गया. चलो, सो फंक्शंस क्या क्या एग्जिम बैंक के, दैट दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द इमीडिएट मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को. ठीक है, ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स वगैरह भेजते हैं ना, जो एक मान लीजिए कि एक कंट्री से जो दूसरे कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया से एग्जिम पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ये है, तो यहाँ से अगर कोई मशीनरी जाता है, इनकेस प्लांट्स, मशीनरीज या कोई सर्विस वगैरह जा रहा है, तो ऐसे केस में इफ दे वांट मॉनेटरी सपोर्ट, दे आर गोइंग टू सपोर्ट द दैट एक्सपोर्टर्स. उस एक्सपोर्टर्स को दे आर गोइंग टू सपोर्ट. ठीक है, साथ साथ में दे कैन आल्सो टू गारंटी द इश्यूज ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स. मतलब जो भी एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो किसी अगर एक्सपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, टू गारंटी द इश्यू ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट्स. तो मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट्स में अगर बेसिकली वर्क कर रहा है, तो दे गिव द गारंटी, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड वगैरह देना, डिबेंचर्स वगैरह देना, ये सब भी बेसिकली इशू करता है कौन? एग्जिम. नेक्स्ट है कि दैट दे आर आल्सो गिविंग द री-डिस्काउंट ऑन द एक्सपोर्ट बिल. अगर आप कोई बिल, एक्सपोर्ट बिल वगैरह है, उसके ऊपर मतलब कोई एक्सपोर्ट बिल्स भी बेसिकली डिस्काउंट भी देता है. 90 दिन का टाइम देगा एक्सपोर्ट इनवॉइस के साथ, जो भी पैसा आपने लिया है यू कैन पे. या फिर देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, सबने सुना है ना तुम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज. उसमें क्या होता है कि कोई एक पर्सन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हो, बेसिकली बैंक के बिहाफ, बैंक को आप वो दे देते हो, मतलब बैंक आपको देता है, उसके बाद में यू हैव टू पे दैट फॉर टू बैंक. ठीक है, तो एक्सपोर्ट मतलब एक तरीके से बैंक आपको क्रेडिट देता है. तो यहाँ पर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वो आपको एक्सपोर्ट बिल्स वगैरह पे छूट भी दे सकता है, साथ साथ में 90 डेज का टाइम भी देगा. 90 डेज का टाइम, इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे द अमाउंट, मतलब 90 दिन के अंदर में यू विल गेट द रीपे कर सकते हो आप उनको. तो एक तरीके से यू कैन टेक द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, शॉर्ट टर्म क्रेडिट. साथ साथ में इट ऑल्सो क्रिएट द फंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटरप्राइज. मतलब फंड ओरिएंटेड कोई भी इंटरप्राइज है या फिर कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट के कोई बैंक्स है या फिर एक्सपोर्ट के लिए कुछ अगर बैंक्स है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट इट, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग इट. एंड साथ साथ में दे कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट एंड असेंबल द मार्केट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स अबाउट द फॉरेन ट्रेड. मतलब दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, दे कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट द, असेंबल द मार्केट वगैरह, फॉरेन मार्केट को असेंबल करना, और साथ साथ में बेसिकली उसको क्रेडिट फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड करना. क्या इन शॉर्ट इसको समझ जाइए कि बस फॉरेन ट्रेड के लिए वॉट एवर द क्रेडिट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड, एग्जिम इज देयर. ठीक है, मार्केट को असेंबल करना, ठीक है,
फॉरेन मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दे आर ऑल्सो इंडल्ज इन दिस एक्टिविटी. एंड आई गेस दिस इज मोर देन इनफ फॉर बेसिकली एग्जिम. क्या क्या होता है एग्जिम बैंक में? एग्जिम बैंक जो है दैट इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटी फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स. दे आर ऑल्सो गिविंग द शॉर्ट टर्म लोन. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द rediscount on the bill of exchange and all. They are also basically giving the guarantee of the bond shares if any organization is indulged in the export, and they are also basically assemble and providing the information of the market for the foreign trade. So all these works are of the Exim Bank. Exim का क्या काम है? Exim policy क्यों लाया गया? For the foreign trade, for providing the goods and services in the economical rate. Second, to basically support the production activity, for increasing the productivity, for improving the technology. The Exim policy is there. So all these, the major work of ये सारे का major work क्या है? Objective, major objective क्या होगा? To ensure the proper trading system in India. प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम को इंश्योर करना, प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम को मैनेज करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज करना, दैट इज द वर्क ऑफ द एग्जिम. एंड एग्जिम का एक और नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एनीवन हैव एनी डाउट? हैव एनी डाउट? नो मैम. कि जो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ना, अभी रिसेंट भी वो चेंज हुई है. सबसे पहले 5-5 साल के लिए एग्जिम पॉलिसी आता है. तो अभी आपका फिलहाल जो है अभी आपका 2014 से 2019 वाला आया हुआ है एग्जिम पॉलिसी. और उसमें ना हर चीज से रिलेटेड पॉलिसीज है. जैसे सर्विस कितना होना, सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज हम अवेल करा सकते हैं, कौन कौन से गुड्स को हम बाहर सेंड कर सकते हैं. तो एवरीथिंग इज रिटन इन दैट पॉलिसी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एवरी एक्सपोर्ट कंपनी हैव टू फॉलो दैट. एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आपके कंपनीज हैं, दे आर फॉलोइंग दैट. ठीक है? एनीवन हैव एनी डाउट? रिसर्च का मतलब क्या होता है? डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सर्वे कैसे करेंगे, रिसर्च प्रोसीजर कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे. सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च, राइट? So in next class we are going to complete this topic, rural marketing research. How the sequence is there, what are the various steps, we will understand it. Okay, ठीक है? तो see you all in the next class. Anyone have any doubt? ठीक है, तो see you all in the next class.